गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार मैं फिर क्लास 9 का नया चैप्टर समास शब्द रचना की यह तीसरी प्रक्रिया है। इससे पहले मैं आप लोगों को शब्द रचना की दूसरी प्रक्रिया उपसर्ग और प्रत्यय को बताया था। आज मैं समास को आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। देखो, चूंकि पिछली कक्षा में भी क्लास 7 और 8 में भी आप लोग समास के बारे में पढ़ चुके हैं कि समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल होता है, उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। हम इसकी परिभाषा को पहले यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। अब दो या दो से अधिक शब्द कैसे, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दिया राजा, ठीक है, और एक एग्जाम्पल दिया पुत्र। ये दो, ये एक और ये दो उदाहरण हुआ। राजा एक अलग शब्द है, पुत्र एक अलग शब्द है। इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना राजा, राज, पुत्र, ठीक है। ये दोनों को, राजा और पुत्र को मिलाकर एक नया शब्द बना राज, पुत्र। दूसरा उदाहरण देख लो, जैसे हस्त लिखी। एक लिखे हस्त और दूसरा लिखा लिखित, दूसरा लिखा लिखित। क्या है, देखो, हस्त और लिखित, यहां दोनों को मिलाकर क्या बना, हस्त लिखित, ठीक है। इस तरह चार पाई आप एक उदाहरण ले सकते हो, चार, और दूसरा उदाहरण ले सकते हो पाई, दोनों मिलाकर हुआ चार पाई, ठीक है। इस तरह के जो उदाहरण रहेंगे आप लोगों को देख सकते हो, एक शब्द दूसरा शब्द दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना, उसे ही हम समास कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को समझा दूं, समास प्रक्रिया जिन दो शब्दों के मेल से होता है उनका अर्थ परस्पर भिन्न होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि समास की प्रक्रिया जो दो भिन्न शब्दों से होता है उसका अर्थ अलग होता है, दोनों का अर्थ ही अलग होता है। लेकिन जब दोनों को मिलकर एक नया शब्द बनता है उसका अर्थ उससे भी अलग हो जाता है। जैसे देखो, राजा एक अलग अर्थ है, पुत्र एक अलग अर्थ है, दोनों अलग अर्थ है, पर दोनों को मिलाकर एक जो नया शब्द बना हुआ इन दोनों से अलग हो गया। उसी प्रकार हस्त का अर्थ होता है हाथ, लिखित का अर्थ होता है लिखना। हाथ एक अलग शब्द है, लिखित एक अलग शब्द है, दोनों को मिलाकर एक हो गया हस्त लिखित। मतलब जिसको स्क्रिप्ट बोल सकते हो इंग्लिश में, हस्त लिखित उसे हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद चार, चार मतलब अंक, और पाई मतलब आप जानते ही हो, जो क्या बोलोगे आप, आपकी जो चेयर का हो सकता है या पलंग का हो सकता है, जो भी हो, उसके जो चार पाई होते हैं ना, खाट, इन सारी चीजों को ये, तो ये यहाँ पर पाई का अर्थ ये हुआ और चार का अर्थ हुआ चार, मतलब चार जिसके, ऐसा कोई चीज जिसके चार पाई हो, है ना। तो ये हो गया। अब इसके हम समास के भेदों को हम देख लेते हैं कि समास के कितने भेद हैं। समास के मूल रूप से 6 भेद हैं, लेकिन उन 6 भेदों में 2 समास हमारे इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम समास के भेद को पहले देख ले। एक है तत्पुरुष समास, इसी के अंतर्गत हमारा कर्मधारय और द्विगु समास आ जाता है। बाकी बच जाते हैं हमारा द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, बाकी हमारा ये सारे समास बच जाते हैं। अब देखो, अब हमारा चूंकि आज का विषय है तत्पुरुष समास, तो हम इन तीनों समास के बारे में आज हम जानने का
प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी ये जो 3 समास है इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लेते हैं, फिर कर्मधारय परिभाषा को समास की परिभाषा को देख लेते हैं, फिर द्विगु समास की परिभाषा को देख लेते हैं। एक एक करके हम सारे चीजों को करते हैं। अब देखो, तो पहले हम यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम तत्पुरुष समास की परिभाषा को लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है ना, जिसका प्रथम पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, जिस समस्त पद का पूर्व और उत्तर का अर्थ बता दूं। पूर्व का अर्थ होता है, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया था ना, राजा राजपुत्र, इसको हम उदाहरण क्या बनाए थे, राजा और पुत्र, इन दोनों को बनाया था ना, राजा और पुत्र, इन दोनों से बनाया था। तो जो पहला शब्द रहेगा वो हुआ पूर्व पद, और जो अंत में रहेगा उसको हम कहेंगे उत्तर पद। जो पहला रहेगा उसे पूर्व पद, और जो अंत में रहेगा इसको हम कहेंगे उत्तर पद। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, तो ये आशा करते आप लोगों को ये समझ में आया। मतलब जिसका उत्तर पद यानी पूर्व पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। हम एक दो उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे है यश प्राप्त। यश प्राप्त को क्या बनाओगे आप, यश को प्राप्त। ठीक है, ये जो उदाहरण था राजपुत्र, ये भी आप लोगों का इसी समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसको दाम, माल गोदाम का अर्थ जानते ही हो, माल गोदाम। माल गोदाम का क्या होगा, माल के लिए गोदाम। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। आत्मविश्वास, राष्ट्रपिता, राजकन्या, राजमहल इत्यादि ये सारे शब्द जो आएंगे ये हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। इस समास को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, कारक विभक्ति चिन्ह जहां रहेगा, का, के लिए कारक विभक्ति चिन्ह जहां रहेगा वहां होगा तत्पुरुष समास। सबसे आसान तरीका इस समास को समझने का। अब इसके जो दो भेद हम आप लोगों को बताए थे क्या, कि एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। अब हम इन दोनों समास को भी पढ़ लेते हैं। देखो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो। जिसका पूर्व पद और उत्तर पद आप लोग जान गए हो, हम यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। पूर्व पद, जिसका पूर्व पद क्या है, विशेषण, और उत्तर पद यानी अंतिम पद विशेष से हो। अच्छा, इसके साथ ही साथ जहां उपमेय और उपमान की प्रधानता हो, इसके साथ ही साथ जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होगा, और साथ ही साथ उपमेय और उपमान की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय
और उपमान की प्रधानता हो। बस इसको, बस ये दो चीज को ही आप याद रखोगे। दो चीज को याद रखने से आप समझ जाओगे कि ये कौन सा समास है। अब पहले मैं विशेषण और विशेष्य का एक दो उदाहरण दे देता हूं, फिर उपमेय और उपमान का भी एक दो उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं कि विशेषण और विशेष्य किस प्रकार है, उपमेय और उपमान किस प्रकार है। तो पहले विशेषण और विशेष्य का एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे देते हैं नीलकमल। नीलकमल, ठीक है। नील क्या है? कलर का, ना कलर है, रंग है, और कमल क्या है? फूल है। अब देखो क्या बता रहा है, ये जो फूल है, कमल जो फूल है वो किस तरह का है? नीले रंग का है। नीला क्या है? कमल की विशेषता है। देखो क्या बोले थे, जिसका पहला पद विशेषण, यहाँ नीला क्या है? कमल की विशेषता, यानी ये विशेषण है, और कमल क्या है? विशेष है। और आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो कि विशेषण और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताता है वो विशेषण है, और जिसके बारे में बताया था उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कमल यहाँ पर विशेष हुआ, नील यहाँ पर विशेषण हुआ। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? नीला है जो कमल। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही आसान है। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, नीलकंठ। सेम वैसा ही होगा, नीला है जो कंठ। ठीक है? यह कंठ किस प्रकार है? यह कंठ नीला है। कंठ की विशेषता क्या है? विशेषण क्या है कि वह नीले रंग का वो कंठ है। कंठ मतलब लोग जानते हो अपने, ठीक है, आप लोग जानते हो कंठ का क्या होता है। अब दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, भला मानस। क्या लिखेंगे? भला है जो मानस। ठीक है? मानस का अर्थ होता है मनुष्य, भला मतलब अच्छा, या आदमी की विशेषता क्या है कि यह अच्छा है। तो पहला पद विशेषण और अंत पद विशेष हुआ। अब एक दो उदाहरण हम उपमेय उपमान का भी देख लेते हैं। ठीक है? उपमेय उपमान का उदाहरण मैं यहां दे देता हूं। जैसे हम एक उदाहरण दिए, चरण कमल। ठीक है? एक उदाहरण दिए, चरण कमल। कमल के समान चरण। ठीक है? चरण का होता है पैर, कमल का होता है फूल। मतलब यहां पर क्या बता रहा है? पहला पद उपमेय है कि, और ये क्या है? दूसरा पद उपमान है। अर्थात उसके जिसका पैर है वह किसके समान है? कमल के समान है। किसके समान है? कमल के समान। पैर की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। ठीक है? दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, राम रत्न। राम रत्न, इसका क्या होगा? राम रूपी रत्न। मतलब यहां क्या है? राम एक रत्न, यानी रत्न का अर्थ आप लोग जानते हैं, सोना चांदी जो भी होते हैं, हीरा, वे। तो यहाँ पर राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, वह किसके समान है? रत्न के समान। मतलब यहाँ राम की महत्ता को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस तरह से आप देख सकते हो कि ये सारे कर्मधारय समास है। इसके अलावा आप अपने पाठ्य पुस्तक में ग्रामर की पुस्तक खोलोगे, वहां पर देखोगे बहुत सारे ऐसे आप लोगों को उदाहरण मिल जाएंगे। इसके बाद तत्पुरुष समास का तीसरा पाठ है द्विगु समास, उसको भी हम जान लेते हैं। द्विगु समास, इसका पूर्व पद गौण होता है। गौण मतलब प्रधान नहीं होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। अतः यह भी तत्पुरुष समास का उपभेद है। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इस समास का सबसे अच्छी, अगर हम इस समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका को देखेंगे ना, तो इस समास का हम आसान तरीका समझ लेंगे कि इसका जो पहला पद यानी ये पद, पूर्व पद जो होगा वे संख्यावाचक होगा। जहां पर देखोगे कि कोई संख्यावाचक है, किसी शब्द की शुरुआत संख्या से हो रही है, वहां हम द्विगु समास कर देंगे। ठीक है? ये समास बहुत ही आसान है।
जिस समास के हम एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होगा वहां पर क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे हम देखेंगे चौराहा, चार राहों का समूह, ठीक है। उसी प्रकार बोलेंगे त्रिनेत्र, क्या होगा, तीन नेत्र। फिर देखेंगे दशानन, क्या होगा, 10 है आनंद जिसके। इस प्रकार आप जितने भी संख्यावाचक शब्द को देखोगे वे हो जाएगा। फिर नवरात्रि दे देते हैं, नवरात्रि, नवरात्रों का समूह, ठीक है। इस प्रकार आप देखो, जहां भी देखोगे हर एक में संख्या है, 4, 3, 10, 9, जहां पर इस तरह की संख्या रहेगा वह हो जाएगा हमारा द्विगु समास। सबसे समास का सबसे आसान समास पहचानने का ये द्विगु समास और दूसरा द्वंद्व समास है। ये दोनों समास सबसे आसान है। आशा करते हैं आप लोग को यह समास की भेद में हम जाने क्या, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के दो भेद को जाने, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अगले कक्षा में हम आप लोगों को द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास को लेकर आप लोगों के सामने फिर आएंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा शिक्षक पढ़े।